ओके। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है आदित्य और मैं पढ़ता हूँ ट्रिपल आई टी CCT के कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैलो एल्कीन्स और हैलो एरीन्स। पिछले लेक्चर में हमने खत्म कर दिया था क्वेश्चन नंबर 56 तक, और फिर हम बोले थे कि नेक्स्ट लेक्चर यानी कि आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 से। और जस्ट ए क्विक रिकैप, और जो जो मेन कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए थे, पहला था हमने देखा था SN1 एंड SN2 रिएक्शन के बारे में। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था मार्कोव निकोव एंड एंटी मार्कोव निकोव एडिशन। ठीक है। और फाइनली हाँ, हमने थोड़े बहुत KOH वाले रिएक्शंस देखे थे, और एक हमने देखा था AlCl3 एंड FeCl3 वाला, जो क्लोरीन के साथ हम एडिशन करते हैं, और पर्टिकुलरली टाउलिन के साथ हमने ज्यादा एग्जांपल्स और क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है। तो आज के उसमें हमें यही वाला जो वो प्रोसेस है क्वेश्चन सॉल्विंग और उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, वही आगे सॉल्व करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स A एंड B दैट विल बी फॉर्म्ड इन दिस फॉलोइंग गिवन रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या है? C डबल बॉन्ड C। तो पेंटीन है जिसमें 2 पे डबल बॉन्ड है, और इस पे हम डाल रहे हैं HCl। अब यहाँ पर मैंने बोला था जब एसिड ऐड होता है दो चीजें होती हैं, एक तो होता है खाली एसिड ऐड हो रहा है, और दूसरा होता है एसिड प्लस कोई परऑक्साइड। और अगर खाली एसिड हो रहा है तो वो होगा मार्कोवनिकोव, और अगर एसिड और परऑक्साइड हो रहा है तो वो होता है एंटी मार्कोवनिकोव। ठीक है। वेरी सिंपल प्रोडक्ट। अब मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट ये जाता है हमारा कार्बोकैटायन मैकेनिज्म में, राइट। और जो एंटी मार्कोवनिकोव है, दैट इज द एसिड प्लस परऑक्साइड वाला, वो जाता है हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, हम खाली क्या ऐड कर रहे हैं? एक एसिड ऐड कर रहे हैं, कोई परऑक्साइड नहीं है। तो जो ये रिएक्शन है ये फॉलो करता है मार्कोवनिकोव। अब मार्कोवनिकोव क्या बोलता है? जो भी हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट वो क्या होगा? वो प्रोडक्ट होगा इन विच द जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा Cl-, तो मेजर प्रोडक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैचेस to the carbon with less hydrogen in डबल बॉन्ड। यानी कि डबल बॉन्ड के अंदर जो दो कार्बन है जिसमें कम हाइड्रोजन होगा, मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो जिसमें क्लोरीन उस कार्बन पे अटैच हो जिसके कम हाइड्रोजन है, जैसे ये वाला कार्बन। लेकिन अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन में वो बोल रहा है दो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। मतलब इस बार हमें बताना है मेजर प्रोडक्ट, और उसी के साथ हमें बताना है माइनर प्रोडक्ट, जो कि होगा हमारा E एंड हमारा B रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो बस अब रिएक्शन सॉल्व हो ही गया हमारा, तो इट मींस प्लस Cl- है। ठीक है। अब वो कहाँ आ सकता है? अब या तो वो इस कार्बन पे आ सकता है, या फिर वो इस कार्बन पे आ सकता है। ठीक है। और ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये होगा मेरा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये मार्कोवनिकोव रूल फॉलो कर रहा है। और ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। एज सिंपल एज दैट। या फिर ये वाला दोनों सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन होगा, तो ये भी हमारा एक मेजर प्रोडक्ट ही होगा, बट ये दोनों एक पर्टिकुलर रेशियो में आएंगे। ओके। तो ये हम बोल देते हैं ये प्रोडक्ट बी होगा, और ये हम बोल देते हैं ये प्रोडक्ट ए होगा। एज सिंपल एज दैट। बस अब लिख दो प्रोडक्ट, तो दैट इज ये वाला, और Cl लग रहा है इधर, प्लस Cl लग रहा है इधर। सो दिस इज B एंड दिस इज A। ओके। सो दैट सॉल्व्स दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाई। ओके।
तो अगर हमने पिछले लेक्चर का अगर आपने अच्छे से अटेंड करा होगा तो हमने देखा था कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली किस पे डिपेंड होते हैं, सरफेस एरिया पर डिपेंड होते हैं, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर तीन अलग अलग कंपाउंड्स हैं। एक है बेंजीन जिसमें CH3 है, और यहाँ क्लोरीन है, और यहाँ पर भी क्लोरीन है। एक और हमारे पास है बेंजीन, ठीक है, जिसमें CH3 है, यहाँ पर Cl है एंड यहाँ पर Cl है। उसी के साथ हमारे पास जो तीसरा वाला प्रोडक्ट है वो ये है, CH3 यहाँ है, Cl यहाँ है, Cl यहाँ है एंड CH3 यहाँ है। तो ये 1 2 3 है। अब इसमें से हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है किसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है और किसका ज्यादा पैरा पॉइंट है। अब पिछली लेक्चर में हमने देखा था पैरा वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, पैरा कंपाउंड्स में क्या होता है, सिमेट्री होती है, राइट। हैव पैरा कंपाउंड्स हैव सिमेट्री। अब क्योंकि उनके पास सिमेट्री होता है तो हमने क्या बोला, दैट इज वाई वो लैटिस में परफेक्टली फिट करते हैं, तो फिट्स इनटू द लैटिस सॉरी परफेक्टली, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ये लैटिस में फिट होते हैं, दे विल नीड दैट एक्स्ट्रा एनर्जी टू कम आउट ऑफ द लैटिस, है ना। अब अगर हम देखें इस कंपाउंड में ये दो तो पैरा है, बट ये जो दो हैं ये क्या है, ऑर्थो विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब अगर हम दूसरा कंपाउंड देखें तो ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरा है, और ये दोनों भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट टू पैरा है। यहाँ पर ऐसा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएगा, ठीक है, इस वाले में भी यहाँ जाएगा, लेकिन एक ग्रुप ऑर्थो है एक रिस्पेक्ट में और एक ग्रुप पैरा है। और अगर हम ये वाला ग्रुप देखें तो ये दोनों पैरा है और ये इसके रिस्पेक्ट में मेटा है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री एज सच एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये तो कंप्लीटली ऑफ है। एंड हमने देखा है कि ये दो पैरा है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट ये ज्यादा परफेक्टली फिट होगा लैटिस के अंदर देन कंपेयर टू ये, है ना। सो यहाँ पर 58th क्वेश्चन का आंसर है कि 2 विल हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, 2 विल हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि CH3 एंड Cl बोथ आर पैरा टू ईच अदर, एंड क्योंकि बोथ आर पैरा टू ईच अदर तो फिर हम यहाँ आ जाते हैं कहाँ पे, कि उनमें सिमेट्री है, और क्योंकि वो सिमेट्री है, वो पैरा है, तो वो लैटिस के अंदर परफेक्टली फिट हो जाएंगे और इसीलिए उन पे ज्यादा एनर्जी देंगे हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 59th क्वेश्चन। ओके, तो 59th क्वेश्चन जो है बोल रहा है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड द आयुपैक नेम फॉर नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। ओके, तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड मतलब नियोपेंटाइन है पहले तो नियोपेंटेन होता है ये। अब इसमें क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है एक ब्रोमाइड, बस इसका नेमिंग करना है। तो इसका नेमिंग तो बहुत सिंपल है, अब सीधे नंबरिंग करो 1 2 3 या 1 2 3, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। अब इन दोनों में से हम कौन सा नंबरिंग लेंगे, हम लेंगे ये जो ऊपर वाला नंबरिंग है, इसको इस कलर से, क्योंकि ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है इसका जो लोएस्ट नंबर है वो जा रहा है वहां पर। तो अब हमें फॉलो करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो 1 पे ब्रोमो है और हमें दिख रहा है 2,2 डाइमीथाइल होगा। ओके, तो बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो इट विल बी 1 ब्रोमो 2,2 डाइमीथाइल, और फिर कितना प्रोपेन होगा क्योंकि 3 कार्बन आइटम है। बस इसका आयुपैक नेम होगा ये। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। ऑलराइट, so question number 60 is telling कि a hydrocarbon of molecular mass 72 gram per mole gives a single monochloro derivative and 2 dichloro derivative on photochlorination. Give the structure of hydrocarbon. ठीक है,
अब अगर हम देखें उसका होगा 72 ग्राम्स, उसका क्या है, उसका है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जिससे मेरे को एक रफ आइडिया मिल रहा है। अगर उस और ये बोल रहा है कि मोनोक्लोरिनेशन होता है, मोनोक्लोरिनेशन है ये। अब हमने जनरली मोनोक्लोरिनेशन एग्जांपल्स में हमने देख रखा है कि हम कंपाउंड जैसे मीथेन है ना, या फिर ईथेन, ऐसे कंपाउंड्स लेते हैं, राइट। तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि ये जो कंपाउंड है ये होगा C5H12, सिंपली बिकॉज 5 इंटू इसका होता है 12 प्लस 1 इंटू 12। ठीक है, C5H12। अब ये होगा 72, क्योंकि ये बेसिकली 60 होता है एंड ये 12 होता है। दोनों का ऐड करोगे 72 आएगा, जो कि ये दिया है हमें यहाँ पर। ओके, तो इसीलिए दिस इज द गिवन कंपाउंड। ठीक है, अब हमें क्या बोलना है कि ये वाला कंपाउंड का वो क्या है, आईयूपैक नेम क्या है, इसका आईयूपैक है पेंटेन। एज सिंपल एज दैट। तो हम बेसिकली पेंटेन के बारे में इधर बात कर रहे हैं। अब मोनोक्लोरिनेशन में क्या होता है, जैसे होता है C5H12, हम Cl2 डालते हैं थोड़ा यूवी लाइट के साथ, तो वो क्या होता है कि वो बन जाता है C5H11Cl, है ना। और उसी के साथ फिर से अगर हम इसको उसमें डालें, ठीक है, तो ये हो गया मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट, मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट। ये तो ये हो गया। अब अगर हम डाइक्लोरो प्रोडक्ट करें तो बेसिकली रिएक्शन तो यही रहेगा कि C5H12Cl2 आएगा और वो बेसिकली H म्यू में हमें दे देगा C5H10Cl2। अब ये किस में होगा, ये होगा डाइक्लोरो क्लोरीनेशन। तो डाइक्लोरिनेशन में होगा। डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस आएगा स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब हमें देखो पेंटेन भी बहुत सारे उसके होते हैं कि उसमें खाली ऐसे ओपन चेन पेंटेन हो सकता है या फिर ये वाला पेंटेन भी हो सकता है। तो अब हमें सोचना है कि इसमें से वो कौन सा वाला पर्टिकुलर हम उसमें लेंगे। ठीक है, अब उन्होंने बोल रखा है कि मोनोक्लोरिनेशन जो डेराइव है, ठीक है, मोनोक्लोराइड है, तो यहाँ देखो ये CH3 होगा, ये भी CH3 होगा, ये भी CH3 होगा, ये भी CH3 होगा। वेरएज इसमें ये होगा, ऐसा है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि जो इस वाले कंपाउंड पे है, इस वाले कंपाउंड में क्या है कि यहाँ पर इक्विवेलेंट है। ओके, ऑल H atoms are divided equally। और अगर हम ये वाला देखें, all H atoms are not divided equally। ठीक है, तो क्योंकि ये इसमें सारे हाइड्रोजन एटम्स इक्वल है, दिस इज द कंपाउंड, this is the hydrocarbon we are considering। और बेसिकली इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑल द H atoms are divided equally। ठीक है, तो अब तुम्हारा प्रोडक्ट मिल गया है। सो दैट इज द हाइड्रोकार्बन यू आर कंसिडरिंग, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगर रिएक्शन के बारे में बात करें तो मान लो ये है तुम्हारा रिएक्शन, CH3 H3 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 Cl2 H म्यू। मोनोक्लोरिनेशन में कोई एक हाइड्रोजन जाएगा तो मान लो ये वाला चले जाएगा, एक्चुअली सब सेम ही होंगे, एक तो ये जाएगा। अब डाइक्लोरोनेशन में अगर हम बात करें तो डाइक्लोरिनेशन में क्या होता है कि दो प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, दो प्रोडक्ट क्या आएंगे कि या तो ये और ये, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, या फिर ये और ये वो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री हैं। दो प्रोडक्ट आ सकते हैं। तो पहला 90 डिग्री वाला लिख देते हैं और दूसरा हम लिख देते हैं जो ऑपोजिट रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर देना है, तो तुम्हारा जो आंसर है वो यहीं पर हो जाता है, ये हो जाता है
बट इनकेस उन्होंने कभी प्रोडक्ट का वो पूछ लिया तो दिस दिस एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। तो क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है नेम द एल्कीन विच विल यील्ड 1 क्लोरो 1 methyl cyclohexane on reaction with HCl। ओके, तो कोई एल्कीन है, ठीक है, तो हम बस इतना बोल देते हैं एल्कीन है जो कि HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये दे रहा है 1 क्लोरो 1 methyl cyclohexane। अब अगर हम 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर लिखे तो दैट इज, ये तो साइक्लोहेक्सेन है, 1 क्लोरो और 1 मिथाइल है। ठीक है, अब हमें थोड़ा रिवर्स करना है। हमने देख रखा है कि बेसिकली क्या होता है, मान लो एग्जांपल हम ले लेते हैं ये, ठीक है, तो पहले क्या होता है कि Cl आता है माइनस, वो इधर अटैक करता है और ये यहाँ आ जाता है और फिर वहां पर जो H है, H प्लस बी है ना, ठीक है, तो ये क्या देगा, ये जो H प्लस है ये यहाँ आ जाता है एंड दिस काइंड ऑफ वो, मतलब यहाँ कार्बोकैटायन बनता है पहले, ये यहाँ ये होता है और फिर ये जो Cl है ये यहाँ आके ये बॉन्ड वाला वो सेटिस्फाई हो जाता है। हाँ, सो दिस इज द मैकेनिज्म। अब हमें क्या है, हम आए इस स्टेप में, हमें इधर, अब हमें रिवर्स करना है। तो Cl कहाँ जा रहा है, जहां कार्बोकैटायन Cl है वहां पहले कार्बोकैटायन होगा। ठीक है, तो बैक ट्रैक अगर हम करें तो गिवन कंपाउंड क्या है, ये है। इसमें क्या हो रहा है, मैं उल्टा लिख रहा हूं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन तो यही है, प्रोडक्ट यही है। यहां पर पहले बनेगा ये, और ये कब बनेगा, जब यहां पर एक ये होगा, राइट, तो ये होगा CH2। सो दिस इज द एल्की। हमने यहाँ पर थोड़ा सा क्या करा, हमने थोड़ा सा यहाँ पर बैक ट्रैकिंग कर लिया कि हमें पता है आगे का मैकेनिज्म क्या क्या करता है, वो मैकेनिज्म उल्टा देखे हैं अब हम, तो जो कि ये हुआ है। ठीक है, अब रिएक्शन इन्वॉल्व ये है, या फिर एक और हो सकता है कि जो ये प्लस चार्ज है ये आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज, चलो इसको ए बुला देते हैं, इसको बी बुला देते हैं, तो ए एंड बी आर योर टू एल्कीन्स। ठीक है, अब इसका रिएक्शन तो सिंपल है, बस तुम्हें वापस वही रिएक्शन लिखना है। सो दिस इज CH2 और इसमें हम डाल देते हैं Cl2 और H म्यू, तो ये दे देगा ये ClCH2 मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट। एंड सिमिलरली जो दूसरा एल्कीन है जो कि होगा ये Cl2H म्यू, ये भी यही प्रोडक्ट दे। ठीक है, यहाँ पर अगर कार्बोकैटायन यहाँ आया तो फिर एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा और फिर वो आगे चला जाएगा, बट ओवरऑल यही प्रोडक्ट। ओह सॉरी, क्लोरीनेशन थोड़ी ना, HCl है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 62nd क्वेश्चन। Which of the following haloalkenes reacts with aqueous KOH the most easily? ठीक है, अब aqueous KOH का मैकेनिज्म हमने देखा था कि ये फॉलो करता है SN1 मैकेनिज्म, एंड क्योंकि ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, मतलब इसमें क्या है, वी हैव टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, है ना, चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो हमें देखना है कि इन चार कंपाउंड्स में से सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन कहाँ स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो पहला वाला अगर हम बनाए, 1 क्या है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स पहले वो यहां आएगा। ठीक है, इनिशियली कहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, इनिशियली ये यहां आएगा। ठीक है, ब्रोमो हटा रहा हूं मैं, सो 2 मिथाइल यहां आएगा वो, एंड फोर्थ वाला अगर हम देखें वो यही आएगा। ठीक है, तो ये हमने बोला है इनिशियली, क्योंकि यहां पर ये एक एच शिफ्ट कर सकता है और ये बन सकता है। ठीक है, लेकिन हम इनिशियली बोल रहे हैं कि यही हो रहा है, अभी हम कुछ हाइड्रोजन शिफ्ट या किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे इधर।
अब हमें पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। कैसा है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, है ना। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव फिर क्या होगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, दिस। सो दिस कंपाउंड इज द मोस्ट रिएक्टिव, therefore will react most easily, ठीक है। सो दैट इज 62nd क्वेश्चन फॉर यू। अब आते हैं हम 63rd क्वेश्चन पे, विच टेल्स why are aryl halides not prepared by the reaction of phenol with HCl in the presence of ZnCl2। ठीक है। अब फिनॉल जो है वो होता है बेंजीन जिसपे OH अटैच्ड है, तो इससे सीधे सीधे ये पता चल जाता है कि फिनॉल में क्या है, रेजोनेंस है। ठीक है। अब क्योंकि ये रेजोनेंस है, मतलब क्या है कि ऑल बॉन्ड्स आर पार्शियल डबल बॉन्ड्स। ठीक है, रेजोनेंस है तो इसीलिए ऑल द बॉन्ड्स दे आर पार्शियल डबल बॉन्ड्स। अब हमने देखा है कि अगर सारे डबल बॉन्ड्स हैं तो डबल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होता है, ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड। ठीक है। तो जो ये हम ये बना रहे हैं ये एक्चुअली कैसा है, ये एक्चुअली में ऐसा है, हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड है रेजोनेंस की वजह से। एंड फॉर दिस रीजन जो हमारा HCl है, ठीक है, HCl में क्या होता है कि जो ये बॉन्ड ब्रेकिंग है पॉसिबल नहीं है, बॉन्ड ब्रेकिंग नॉट पॉसिबल। एंड इसीलिए जो हम फिनॉल के साथ HCl यूज नहीं करते हैं टू प्रिपेयर अराइल हैलाइड्स, क्योंकि रेजोनेंस है, बॉन्ड सारे डबल बॉन्ड है और इसीलिए उसे तोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट है। 64th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 64th क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर एंड व्हाई। अब हमने इसके बारे में बहुत बात कर लिया, तो ये जल्दी से कर लेते हैं। SN1 रिएक्शन क्या फॉलो करता है, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। अब कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी तुम्हें चेक करना है इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है, तो क्या करो, क्लोरीन हटा दो और बचा कुचा जो बचेगा वहां पर कार्बोकैटायन के साथ लिख दो। अब इस केस में यहाँ पर हम देख सकते हैं रेजोनेंस, और इस केस में देखते हैं हम तो नो रेजोनेंस अकर, क्योंकि स्टेबिलिटी रेजोनेंस में ज्यादा होगी कंपेयर टू जहां रेजोनेंस नहीं होगा। दैट इज वाई कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल यहाँ है और यहाँ पर SN1 विल बी फास्टर, एज सिंपल एज दैट। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पे। तो क्वेश्चन नंबर 65 बेसिकली ये बोलता है कि अलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज मोर रेडिली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड। ओके, वाई। तो सबसे पहले अलाइल क्लोराइड क्या है, अलाइल क्लोराइड है ये, ठीक है, दिस इज अलाइल क्लोराइड। एंड एन प्रोपाइल क्लोराइड जो है, एन प्रोपाइल क्लोराइड है ये। ओके, अब हम देख सकते हैं हाइड्रोलाइजेशन में क्या आता है, OH माइनस आता है। तो फिर अब देख सकते हो ये है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये क्या देगा हमें, यहाँ पर ये फॉलो करेगा SN1 रिएक्शन। बस अब फिर से वही चीज है पूरा की स्टेबिलिटी में SN1 रिएक्शन होगा तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी होगा, और अगर हम देखें तो दिस में क्या होगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, और वेरएज यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं। तो हम देख सकते हैं इसमें क्या है, रेजोनेंस है। और जैसे पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा था, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है तो वो रिएक्शन ज्यादा फास्ट इसमें होगा, इसीलिए वो ज्यादा रेडिली रिएक्ट करेगा। क्यों, रेजोनेंस इज देयर, मोर स्टेबल, मोर रिएक्टिव। सो दैट वाज 65 क्वेश्चन। तो 66th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई इज इट नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर ड्यूरिंग द यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमने देखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली क्या होता है, हाई बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है। अब मान लो तुम किसी रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, जो ब्रेक होता है R माइनस एंड MgX प्लस। ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम बहुत हाईली रिएक्टिव, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो अगर थोड़ा सा भी वाटर आ गया विथ स्लाइट इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर, विथ even
traces of moisture, Grignard reagent will react with water. और अब वो रिएक्शन में फिर क्या दे देगा, वो देगा RmGx प्लस H2O. उप्स, तो रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन में होगा RmGx प्लस H2O बेसिकली देता है RH एंड MgXOH. ठीक है, तो वो एल्कीन दे देगा आराम से, इवन इफ देयर आर स्लाइट ट्रेसेस ऑफ वाटर. और फिर तुम्हें जो रिएक्शन करना है तुम वो रिएक्शन नहीं कर पाओगे उसमें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द 67th क्वेश्चन. तो 67th क्वेश्चन बेसिकली ये बोल रहा है, हाउ डू पोलर सॉल्वेंट्स हेल्प इन द फर्स्ट स्टेप इन SN1 मैकेनिज्म. ठीक है, अब SN1 मैकेनिज्म में हमने देखा था कि मान लो हमारे पास ये वाला है या OH बोल लो. ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होता है, द लीविंग ऑफ द, जो हमारा ग्रुप था, लीविंग ग्रुप है एक, उसका वो निकाल देते हैं. जैसे ये हमारा लीविंग ग्रुप है. ठीक है, तो हम देखें तो ये फिर क्या होता है, इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बना देते हैं. सो दैट बिकम्स दिस, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है. ठीक है, अब अगर हम देखें पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होता है, जो ये लीविंग ग्रुप होता है वो, एंड जो ये कार्बोकैटायन है, ओके, द कार्बोकैटायन एट टाइम्स, ये जो ग्रुप भी है, लेकिन अभी हमारा जो मेन होता है SN1 का फोकस कार्बोकैटायन पे होता है, तो कार्बोकैटायन गेट्स स्टेबलाइज्ड इन पोलर सॉल्वेंट्स. ठीक है, अब कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो जाता है पोलर सॉल्वेंट पे, तो बस स्टेबल है तो इसीलिए वो कंपैरेटिवली नॉर्मल सॉल्वेंट से ज्यादा तेज जाता है, क्योंकि नॉर्मल में उतना वो नहीं होता है. ठीक है, एंड अगर हम देखें किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी सोल्यूशन में, पोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, ये कंक्लूजन निकलता है इधर. अब अगर तुम्हारा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है तो तुम्हारा पोलैरिटी भी हाई होगा. पोलैरिटी हाई होगा मतलब सॉल्वेंट इज मोर पोलर, एंड इफ सॉल्वेंट इज मोर पोलर इसका मतलब कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, है ना. सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is directly proportional to polarity of solvent. बस, this is the conclusion that is drawn over here. Okay, तो how do polar solvent help? Basically polar solvent कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देता है, और फर्स्ट रिएक्शन में वही होता है. ठीक है, कार्बोकैटायन बनता है तो उसके जिस स्टेबिलिटी जहां ज्यादा होगा, रिएक्शन उधर ज्यादा तेज होगा. Okay, next question. Write a test to detect the presence of the double bond in a molecule. ठीक है, अब अभी के लिए आपने जितना पढ़ा है, there are two major tests. ठीक है, there are two major tests. ठीक है, एक है हमारा बेयस टेस्ट, ठीक है, और दूसरा है हमारा ब्रोमीन इन CCl4 टेस्ट. ठीक है, तो अब बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर हम ले लें बेयस टेस्ट, तो बेयस टेस्ट में क्या होता है, अगर हम किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में KMnO4 डाल दें तो KMnO4 का पिंक कलर वो लूज हो जाता है, क्योंकि जो KMnO4 जो बेसिकली एक हाइड्रो ऑक्साइड डेरिवेटिव फॉर्म होता है. ठीक है, रिएक्शन से समझाता हूँ. तो मान लो हमारे पास ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है. ठीक है, बेयस टेस्ट में क्या होता है, हम डाल देते हैं एल्कलाइन KMnO4. अब हमें पता है कि जो एल्कलाइन KMnO4 है, एल्कलाइन KMnO4 होता है वायलेट कलर या पिंक कलर का. एल्कलाइन KMnO4 है पिंक कलर का. ठीक है, अब इस रिएक्शन के बाद क्या फॉर्म हो जाता है, ये फॉर्म हो जाता है.
ठीक है। और इसके फॉर्मेशन की वजह से अब अल्कलाइन KMnO4 का जो अल्कलाइन प्रॉपर्टी है वो चले जाता है। तो अब ये क्या होता है, ये हो जाता है कलरलेस। ठीक है। तो बेयस टेस्ट में बेसिकली क्या है कि हम एक पिंक कलर KMnO4 सोल्यूशन डालते हैं किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, और वो ऐसा एक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बना देता है। और क्योंकि वो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बनाता है तो उसका पिंक कलर जो है फिर वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है। उसी के साथ अगर हम ये देखें, BR2 इन CCl4 वाला टेस्ट है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लो हम सेम हाइड्रोकार्बन को ले लें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। तो यहाँ क्या होता है कि जो ये कलर होता है, ठीक है, ब्रोमीन का जो ऑरेंज कलर होता है, BR2 हमें पता है ऑरेंजिश कलर का होता है, राइट। तो यहाँ क्या होता है कि ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। अब क्योंकि ये फॉर्म हो गया है तो BR2 का जो ऑरेंज कलर है वो निकल जाता है, दैट इज नो मोर देयर। ठीक है। तो ऑरेंज, ये जो ऑरेंजिश कलर है वो यहाँ के क्या हो जाता है, यहाँ के वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है। बस ये रिएक्शन था। तो अगर हम देखें कि किसी भी स्टेप में डबल बॉन्ड डिटेक्ट करने के दो मेजर टेस्ट होते हैं, एक होता है बेयस टेस्ट और दूसरा होता है BR2 इन CCl4 टेस्ट। ठीक है। बेयर टेस्ट में क्या होता है, हम किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड को अल्कलाइन KMnO4 में डालते हैं, और क्योंकि अल्कलाइन KMnO4 इनिशियली पिंक था, जो अनसैचुरेटेड कार्बन है वो OH लेके डाइहाइड्रोक्सी ऐसा डेरिवेटिव बना देगा और वो कलरलेस बन जाता है। BR2 इन CCl4 टेस्ट में हम क्या होता है, हम अपने अनसैचुरेटेड कंपाउंड को डाल देते हैं BR2 इन CCl4। अब इसमें क्या होगा, इनिशियली BR2 रहने की वजह से वो ऑरेंजिश टाइप कलर में रहेगा, लेकिन जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो BR अलग हो जाते हैं, और इसीलिए वो फिर हो जाते हैं कलरलेस कंपाउंड बन जाता है वो। ठीक है। फिर तो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है। सॉरी। ओके। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 69। The question number 69 are basically telling कि diphenyls are potential threat to the environment. How are these products from aryl halides? How are these produced from aryl halides? ठीक है। तो हमें पता है diphenyls बेसिकली होता है समथिंग लाइक दिस। ये एक फिनाइल ग्रुप है और ये एक फिनाइल ग्रुप है। ठीक है। अब हमें बेसिकली जानना है कि हम ये डाइफिनाइल कैसे बना सकते हैं यूजिंग अराइल हैलाइड्स। ठीक है। तो अराइल हैलाइड्स एक मान लेते हैं, ईज के लिए हम हमेशा अपना गो टू बेंजोइल क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है। तो अब ये बनता कैसे है, तो हमने पढ़ा था वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या था, कुछ RX था प्लस एक और RX था। एनी मीडियम में क्या होता है कि ये दोनों हटके ये हमें क्या दे देता था, RR दे देता था, और उसी के साथ क्या देता था, उसी के साथ वो देता था NaX2 NaX टाइप देता था। ठीक है। ये था हमारा वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन का ही लॉजिक लगाया अगर हम इस क्वेश्चन में, तो मान लो हम दे रहे हैं ये प्लस Na प्लस, अच्छा एन प्लस ये दो लिख लो। ठीक है। ये जा रहा है दो Na मॉलिक्यूल्स के साथ, तो क्या होगा, ये दोनों निकल जाएंगे और ये बन जाएगा हमारा डाइफिनाइल प्लस 2NaCl। बस यही था रिएक्शन इसमें, और कुछ था नहीं ऐसा उतना बड़ा या डिफिकल्ट इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 के अगर हम बात करें, what are the IUPAC names of insecticides DDT and benzene hexachloride? Why is their use ban in India and other countries? Okay, तो DDT का अगर आपको IUPAC नेम जानना है, वैसे ये NCERT में दिया गया है, एंड ये याद करने वाली चीज तो है। ठीक है। लेकिन मैंने इसे लिख रखा है, आपको याद करना होगा। ठीक है। इसका होता है 2,2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल, पहले 4
क्लोरो, फिनाइल, फिर आ जाता है 1,1,1 ट्राई क्लोरो इथेन। ठीक है, डीडीटी का तो ये होता है। एंड बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है कि वो होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, इसके तो आयुपैक नेम्स ये हैं। नाउ व्हाई आर देयर यूज बैंड इन इंडिया की अगर हम बात करें तो ये सीन ये है कि जो हमारा डीडीटी है, ओके, जो हमारा डीडीटी है और जो हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, ये दोनों चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, सो डीडीटी एंड बेंजीन हेक्साक्लोराइड आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ये क्या होता है कि ये वहां पर वो पड़े रहते हैं। ठीक है, ये डिकम्पोज तो होते नहीं है यार, एक बार ये खाने के ऊपर पड़े रहेंगे, फिर हमारे क्रॉप्स के ऊपर पड़े रहेंगे। अब वो क्योंकि डिग्रेडेबल नहीं है, वो कहीं जाएगा नहीं, और फिर वो कहाँ आएगा, वो आएगा सीधे लोगों के पेट के अंदर खाने के टाइम पे। अब क्या होता है कि डीडीटी क्या होता है, वो सब ज्यादातर चीजें डीडीटी है, जैसे ये भी है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये ज्यादा इफेक्ट करते हैं सबके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को, एनिमल्स की रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को। ठीक है, और इसमें क्या होता है, दिस कैन बी अ मेजर इशू। ठीक है, कंसिडरिंग कि इंसान भी खाते हैं, और यहाँ हम इंडिया में देखते हैं या बहुत जगह देखते हैं कि गाय भैंस ये सब भी खाती है, तो दिस कैन कॉज अ बिग प्रॉब्लम इन द एनिमल लाइफ। ठीक है, और इसी कारण हम इनका यूज बैन कर रहे हैं ज्यादातर कंट्रीज में। ओके, ये ज्यादातर यूजेस के पार्ट में है, तो यूजेस में वैसे उतने क्वेश्चंस पूछते नहीं है, लेकिन फिर जानने के लिए ठीक है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो हमारे यूजेस ऑफ क्लोराइड्स हैं या हेक्साक्लोराइड्स पढ़ोगे, वहां पर तुम ये देखोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन, स्पेशली बीटा एलिमिनेशन, आर एज कॉमन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। स्पेसिफाई द रिएक्शन इन बोथ द स्पेसिफाई द रिएजेंट्स यूज्ड इन बोथ द। तो हमें दो रिएक्शन दिया है। ठीक है, हमें दिया है, एक तो दिया है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर हम पढ़ते हैं अल्काइल हैलाइड्स रिएक्शंस। एक होता है एलिमिनेशन एंड दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हमने देखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब हमारा होता है SN1 एंड SN2। एलिमिनेशन में भी एक होता है जो कि होता है E1 एंड E2, एंड समवॉट ये दोनों सेम ही है बेसिकली। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, कंपाउंड में आ जाता है और वहां लग जाता है। एलिमिनेशन में क्या होता है, वो एल्कीन फॉर्म कराता है। अब डिफरेंस मेन ये है इनके रिएजेंट्स में। जब भी हमारे पास होता है अल्कोहलिक KOH तो वो होता है एलिमिनेशन, और अगर हमारे पास हो एक्वस KOH तो फिर ये हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये दो डिफरेंस हैं, डिफरेंस रिएजेंट्स में आते हैं, तो रिएजेंट्स का ही उन्होंने पूछा था। तो एलिमिनेशन के केस में हम यूज करते हैं अल्कोहलिक KOH, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में हम यूज करते हैं एक्वस KOH। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 72। एंड बस हम शॉर्ट आंसर खत्म करने वाले, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम मैचिंग टाइप करेंगे। ठीक है, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 क्वेश्चन बचे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 72, हाउ विल यू ऑब्टेन मोनोब्रोमोबेंजीन फ्रॉम एनिलिन। ओके, तो एनिलिन क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो एनिलिन इज बेसिकली बेंजीन
जिसमें तुमने NH2 ग्रुप लगा रखा है, ठीक है। अब तुम्हें चाहिए एनिलिन से तुम्हें बनाना है ये मोनो ब्रोमो बेंजीन, एक ब्रोमीन के साथ जो बेंजीन बना है, ठीक है। एनिलिन में हमने दो चीजें पढ़ी थी। हमने ऐसे ही क्वेश्चन भी सॉल्व करा था पिछले या इससे पहले लेक्चर में। और इस क्वेश्चन पे हम बेसिकली हमने देखा था कि पहले क्या होता है, डायज़ोनियम सॉल्ट बनता है, ठीक है। और डायज़ोनियम सॉल्ट में जब हम CuCl2 डालते थे तो हमारा जो एक क्लोराइड बन जाता था, हमारा क्लोराइड बन जाता था, ठीक है। अब डायज़ोनियम सॉल्ट तो बन जाएगा, ठीक है। वही लॉजिक, अब ब्रोमीन डालना है तो फॉर ब्रोमीन अगर मैं CuBr2 डालूंगा तो मेरे को ब्रोमाइड मिल जाएगा, है ना। बस ये इधर भी करना है। तो पहले हमें एनिलिन का डायज़ोनियम सॉल्ट बनाना है और फिर उस डायज़ोनियम सॉल्ट को CuBr2 के साथ हम अगर रिएक्ट करेंगे तो वो हमें ब्रोमाइड ये दे देगा, मोनोब्रोमो बेंजीन। बस यही रिएक्शन है। तो एनिलिन को ये डायज़ोनियम सॉल्ट बनाने के लिए तुम एनिलिन लोगे, NaNO2 प्लस HCl डालोगे, ठीक है। और फिर इसमें क्या होगा, ये बन जाएगा एक डायज़ोनियम सॉल्ट, SaN2 प्लस Cl माइनस। अब ये डायज़ोनियम सॉल्ट को लो, इसमें डाल दो CuBr2, ठीक है। और वो क्या दे देगा, वो दे देगा हमें Br। तो इस हिसाब से हम एनिलिन से सीधा मोनोब्रोमो बेंजीन बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। तो क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है अराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Predict and explain the order of reactivity in the following compounds towards nucleophilic substitution. ओके, तो हमने बेसिकली एक ऐसा क्वेश्चन पिछले या उससे पहले लेक्चर में भी देखा था और वहां पर हमने ये लॉजिक दिया था कि जो हमारे अराइल हैलाइड्स है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इसीलिए कम रिएक्टिव है क्योंकि जो ये हैं ये ऑलरेडी स्टेबल टाइप है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, जैसे यहाँ पर हमारा क्लोरीन है, तो ये क्या करता है, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। अब अगर स्टेबिलिटी बढ़ा दिया उन्होंने तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है। अब अगर हम देखें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, Nu बोल दो, Nu माइनस बोल दो, ओके। नाउ हमें फिर इसमें बताना है इन तीनों कंपाउंड्स के बीच का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो हमारे जो तीन कंपाउंड्स हैं वो था ये एक कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड है ये, तीसरा कंपाउंड जो है वो है ये, ओके। तो ये तीन कंपाउंड है। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में क्या होगा, हमें रिएक्टिविटी की बात करनी है सबसे पहले, ओके। तो अब हम कायदे से अगर देखें, ठीक है, ये तो तीनों में कांस्टेंट है, तो हमें बात करना होगा NO2 के रिस्पेक्ट में। अब NO2 क्या है, NO2 है एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा नेगेटिव चार्ज के साथ, NO2 का प्रेजेंस उसके नेगेटिव चार्ज को कम करेगा क्योंकि NO2 वो नेगेटिव चार्ज के मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी तरफ खींचेगा और वो नेगेटिव चार्ज इसीलिए फिर बैलेंस हो जाएगा, राइट, ओके। अब इसी लॉजिक से अगर एक से भले दो, दो से भले तीन, ये वाली बात हो गई। तो यहां पर 1 में सबसे कम रिएक्टिविटी होगा, फिर 2 पे होगा, फिर 3 पे होगा। दैट इज द लॉजिक। हमने कैसे इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को वो करा, तो हमने देखा क्लोरीन सब में कांस्टेंट है, हर चीज में क्या है, NO2 का डिफरेंस है। और NO2 हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो न्यूक्लियोफाइल का जो नेगेटिव चार्ज है उसको कम करने में हेल्प करेगा। अब फिर बात आ गई है वही, एक से भले दो, दो से भले तीन। तो NO2 एक जिसमें है उसका सबसे कम रिएक्टिविटी होगा क्योंकि हमारे पास ये एक NO2 है, दो NO2 ग्रुप है, तीन NO2 ग्रुप है, बस। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में, ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बेसिकली ये वाला कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। बेसिकली टर्ट का मतलब ब्रोमाइड, सॉरी ब्रोमाइड है, ठीक है। और ये बोल रहा है रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH टू गिव SN1 मैकेनिज्म व्हाइल N ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद SN2, ठीक है। तो ये अब N ब्यूटाइल ब्रोमाइड बेसिकली उसका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली यहां पर अगर हम देखें, इसमें क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस हाई है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन भी हाई है। इसके केस में अगर हम देखें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन भी कम है, ठीक है। कार्बोकैटायन इसका यहां फॉर्म होगा और इसका यहां फॉर्म होगा। अब हमें पता है रेट ऑफ SN1 is directly proportional to stability of carbocation and rate of SN2 is inversely proportional to steric hindrance। यानी कि अगर ये ज्यादा है और ये ज्यादा है तो डायरेक्टली SN1 कम हो जाएगा और SN1 का ये बढ़ जाएगा। तो यही जो हो रहा है ये हो रहा है हमारे टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड के केस में। और अगर हम बात करें एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड की, तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड के केस में क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड के केस में ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, अब ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड में कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है और जो हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस है वो सबसे ज्यादा हाई है इन द केस ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसीलिए वो SN1 से जा रहा है। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है लेकिन कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी भी कम है और इसीलिए ये जा रहा है SN2 के मैकेनिज्म के साथ, ठीक है। अब आते हैं हम 75th क्वेश्चन पे, ओके। तो 75th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो बोल रहा है predict the major product formed when HCl is added to isobutylene and explain the mechanism involved। तो आइसोब्यूटाइलिन का स्ट्रक्चर जो है वो जानना जरूरी है पहले। आइसोब्यूटाइलिन का स्ट्रक्चर होता है ये, Cl नहीं वो Cl। आइसोब्यूटाइलिन का स्ट्रक्चर होता है ये और अब हम इसमें खाली डाल रहे हैं HCl। अब अगर आपने आज के लेक्चर में भी ध्यान दिया होगा तो ये तो सीधा है हमारा मार्कोव-निकोव एडिशन। अब मार्कोव-निकोव एडिशन में बेसिकली फिर क्या होता है, Cl या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा जहां वो ज्यादा स्टेबल है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो बस अब पहले क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, मैकेनिज्म के साथ ही हम रिएक्शन लिख देते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या है, पहले कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक यहाँ है या फिर एक बनेगा यहाँ, ठीक है। और ये देख सकते हो ये है हमारे 3 डिग्री, ये है हमारा 1 डिग्री, ओके, एज सिंपल एज दैट। अब अगर हम देखें तो 1 डिग्री क्या आता है, लेस स्टेबल होता है। कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी हमने देखा था 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। अब क्या होगा, HCl ब्रेक होगा H प्लस और Cl माइनस में, और फिर क्या होगा, जो हमारा Cl माइनस है वो हमारे ज्यादा स्टेबल वाले पे जाएगा और लग जाएगा उधर सीधे, तो वो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो बस यही है इसका वो, क्योंकि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर ऑफ द CX बॉन्ड इन हैलोएरीन्स, ठीक है। हैलोएरीन्स बेसिकली क्या होता है, जैसे बेंजीन जहां पर डायरेक्टली हमारे उसके साथ बॉन्डेड हो, हैलोजन के साथ बॉन्डेड हो, जैसे कि ये कुछ ऐसा। अब हमें बेसिकली इस बॉन्ड के ऊपर बात करनी है, ठीक है। तो इस बॉन्ड के ऊपर हम क्या बोलते हैं कि देखो क्या होता है, हमने देखा है इनमें जनरली क्या होता है, लोन पेयर होता है, एक्स हैज लोन पेयर्स। तो अब अगर मैं दिखाऊं, मान लो इसके लोन पेयर्स है ये, तो यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है,
है ना। अब क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है, तो हमने जो बेंजीन में पढ़ा था कि यहाँ पर जो पार्शियल डबल बॉन्ड है ओवर ऑल द वो पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पर भी होगा। तो पहला पॉइंट ये है, सी एक्स बॉन्ड हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो अब देखो, सी एक्स बॉन्ड में जो हमारा ये बॉन्ड होगा ये लेस पोलर होगा कंपेयर टू ये, ठीक है। और हमें ये कैसे पता है? डाइपोल मोमेंट के थ्रू पता है। अब मान लो हमारा कोई ओपन कंपाउंड है, मान लो ये है, ठीक है। या फिर एक कार्बन ये भी छोड़ दो, ये ले लो, CHCl, ओके। और इसी के साथ हम ले लें ये। अब हमने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि जो डाइपोल मोमेंट है म्यू, डाइपोल मोमेंट CCl, सी और ये Cl वाला, मतलब ये हमारा जो ओपन चेन हेलो एल्कीन है CCl इज ग्रेटर, ठीक है, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ म्यू ऑफ, जो कि डाइपोल मोमेंट वाला म्यू है ऑफ ये। और इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है लेस पोलर बॉन्ड है। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, CX बॉन्ड इज लेस पोलर देन, लेस पोलर इन ये हैलोएरीन्स, ठीक है, लेस पोलर इन हैलोएरीन्स देन इन हैलो एल्कीन्स, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पर रुक जाते हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 77 से वो करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम ये जो चैप्टर है ये चैप्टर ही पूरी तरह खत्म कर देंगे। ओके, तो आखिरी के दो क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, थियोरी के क्वेश्चन है वो ज्यादा। एंड बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए। एंड हाँ, थैंक यू एवरीबॉडी।